क्लास 8 हमें सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का अपना करना था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन के आगे जो है करेंगे। मैं आपको पहले दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को याद होगा। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, देखो औरंगज़ेब के बारे में बता रखा है। जब बहुत साल तक मुग़ल ने यहाँ पे, मुसलमान रूलर्स ने हमारे यहाँ पे इंडिया में रूल किया था, तो जब औरंगज़ेब का टाइम था, औरंगज़ेब का कौन था, जैसे तुमने सुना भी होगा बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद औरंगज़ेब। ठीक है, तो औरंगज़ेब के टाइम की बात है ये, जब औरंगज़ेब रूल कर रहा था पूरे इंडिया पे, पूरी टेरिटरी पे, तब की बात है। औरंगज़ेब एक पावरफुल मुग़ल रूलर्स था, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था। ठीक है, अब उसके टाइम पे अब हमें चैप्टर समझने की ज़रूरत है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। अब कैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और एक कंपनी के थ्रू उन्होंने सारी जो पावर है अपनी, पूरे इंडिया की पावर अपने हाथ में ले ली, सिर्फ एक कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो अब वो कैसे हुआ, ये उस टाइम की बात है जब औरंगज़ेब यहाँ पे रूल कर रहा था। ठीक है, क्योंकि औरंगज़ेब एक तरह का लास्ट रूलर था जो वो यहाँ पे रूल कर रहा था। औरंगज़ेब एक लास्ट रूलर था जो यहाँ पे रूल कर रहा था। उसके बाद ही ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपना रूल करना स्टार्ट किया था। देखो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हाउएवर अ न्यू ब्रिटिश वॉज एमर्जिंग एज द पॉलिटिकल होरिजन। कि 18th सेंचुरी के जो बीच में था, जो मिड था, जब स्टार्टिंग थी, तो एक न्यू पॉलिटिकल वो ख़त्म शुरू हुआ। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब था, वो एक लास्ट मुग़ल रूलर था। उससे पहले जितने रूल कर चुके थे वो कर चुके थे मुग़ल। उसके बाद औरंगज़ेब लास्ट था। औरंगज़ेब के बाद कौन आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए रूल करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे ही औरंगज़ेब की बात आती है तो उसके बाद ब्रिटिशर्स के पार्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। डिड यू नो दैट ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी वेयर द रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। वो कह रहे हैं क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक कंपनी के थ्रू आए थे। मतलब एक कंपनी हमारे इंडिया में थी जिससे ट्रेड किया जाता था। ट्रेड मतलब होता है बिजनेस, जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे तुम अपने देश का सामान बाहर भेजते हो, बाहर का सामान तुम्हारे देश में आता है, इसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट होता है जब तुम कोई बाहर से सामान अपने देश में मंगवाते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। और जब हम अपना देश का सामान किसी बाहर देश में भेजते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड एक तरह का बिजनेस। ठीक है, तो जब वो एक ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू आए थे, मतलब इंडिया में एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके थ्रू आए थे। और उसके थ्रू उन्होंने जो अपनी कंपनी के थ्रू अपनी पावर इतनी बड़ी कर ली, इतनी ज़्यादा उसको डाइवर्स कर लिया कि वो बहुत हद तक फैल गया। क्लियर? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस जो है आगे बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही जो पावर थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने अपनी बहुत पावर्स इंक्रीज़ कर ली। जैसे इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंपनी थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो उसको एक चार्टर चाहिए था जो ब्रिटेन से आया था, उसको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो वो ब्रिटेन से स्पेशल आया था ट्रेडिंग करने हमारे इंडिया में। मतलब सबसे पहले सिर्फ एक ही रूलर आया। ठीक है, उसके बाद उसको दिस मैन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। उस वक्त ये माना जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितना भी ट्रेड हो रहा है उस कंपनी को कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता। मतलब वो इस लेवल पे कंपटीशन कोई भी नहीं ला सकता जितना ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। ठीक है, विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय एट चीप प्राइस, कैरी देम बैक टू यूरोप एंड सेल देम हायर प्राइसेस।
क्या करती थी कंपनी, जो अपना सामान होता था सारा प्रोड्यूस करती थी और उसको फिर बाहर हायर प्राइस में बेच देती थी, ठीक है। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition, so could buy cheap and sells dough. ठीक है, अब देखो ये धीरे धीरे क्या है बढ़ता गया. अब जैसे एक कोई ब्रिटेन से आया लीडर, उसने ये ट्रेडिंग में हेल्प की, उसके बाद बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे लीडर्स यहाँ पे आने लगे और इसमें जुड़ने लगे इसके साथ, ठीक है. जैसे हम बात करते हैं पोर्टुगीज़ की. पोर्टुगीज़ द एक्सप्लोरर ऑफ सी रूट, जो इंडिया में सी रूट जिसने डिस्कवर किया था, मतलब ओशन के अंडर सी के थ्रू आना और जाना, ठीक है. तो सी के थ्रू जैसे कोई आते जाते थे 1498 में. बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, तो अब वो जब पोर्टुगीज़ ने सर्च किया था इंडियन सी रूट, तो उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ से ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. Soon, the French traders arrived at the scene. The problem was all that companies were interested in buying the same thing. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. अब हमारे इंडिया में जो सिल्क एंड कॉटन मार्केट थी उसकी बहुत डिमांड थी, क्योंकि सिल्क और कॉटन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर होता था. जैसे जो सिल्क एंड कॉटन मार्केट होती थी इंडिया की, वो धीरे धीरे यूरोप में एक बनने लगी. जैसे यहाँ के इतने प्रोडक्ट्स वहाँ बाहर बिकते थे कि जो सिल्क एंड कॉटन मार्केट्स थी, जो सिल्क एंड कॉटन मार्केट थी एक तरह की यूरोप में बनने लगी, क्योंकि यहाँ का इतना प्योर होता था कि यूरोप में उसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ने लगी थी, ठीक है. तो जब वो डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ गई, इतने हाई लेवल पे पहुंच गई, तो वो एक तरह की इंडिया मार्केट ही यूरोप में खुल गई, ठीक है. जैसे हम कई बार कहते हैं कि इंडिया में अब बहुत सारा प्रोडक्ट्स जो है चाइना से आता है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आते हैं, तो अब हम ये भी बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक चाइना मार्केट खुल गई है, क्योंकि कितना सारा सामान है जो हम चाइनीज़ सामान खरीदते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे भी यूरोप में क्या होने लगा था, एक इंडियन मार्केट ओपन हो गई थी एक तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सिल्क कॉटन प्रोडक्ट्स थे वो सारे क्या होते थे, वहीं पे उनकी डिमांड्स बढ़ने लगी थी. और वहाँ पे यहाँ के मसालों की भी बहुत डिमांड्स थी, जैसे पेपर क्लोव्स, काली मिर्च और बहुत सारी जो होते हैं, तुमने सुना होगा इलायची, मोटी इलायची, ठीक है. तो ये बहुत सारे ऐसे जो मसाले होते हैं जो केरला के फेमस हैं, वो वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स बढ़ने लगी थी यूरोप में, ठीक है. तो क्या होता था, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया गया था. जैसे यहाँ से तो प्रोडक्शन कम कॉस्ट में होती थी, लेकिन उसको बेच किस में देते थे, हायर कॉस्ट में बेच देते थे. तो वो जो जितना प्रॉफिट होता था बीच में, जो ब्रिटिशर्स होते थे जो यहाँ पे ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे थे, वो लोग यूज़ कर लेते थे, ठीक है. The urge to secure market therefore to lead battle between the trading company. 2017 and 18th century they regularly sank on each other. अब धीरे धीरे जो था उनका प्रॉफिट इस वजह से हाई होने लगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड्स बढ़ने लगी. Now ईस्ट इंडिया कंपनी begins trade in बंगाल. अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो बिजनेस है बंगाल से स्टार्ट किया था, ठीक है, वहाँ से बात करते हैं हम. The first English factory was set up in the banks of the river हुगली. देखो पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ सेट हुई थी, हुगली में 1651 में. 1651 में सेट हुई थी. दिस वॉज बेस फ्रॉम विच कंपनी ट्रेडर नोन एज टाइम एज फैक्टर्स. यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी ट्रेड की, मतलब यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हुआ था कि इस कंपनी के थ्रू हम ये अपने जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर भेजेंगे और बाहर वाले प्रोडक्ट्स अपने देश में लाएंगे. द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स एंड एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड. इस फैक्ट्री के पास एक बहुत बड़ा वेयर हाउस भी था. वेयर हाउस एक जैसे कि हम गराज या गोदाम ये सब होते हैं ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं खुले खुले, जहाँ पे वो कौन सी चीज़ें स्टोर करके रखते थे जो हमें एक्सपोर्ट करनी होती थी, मतलब जो हमें बाहर भेजना होता था सामान, ठीक है.
As its offices were company officials said, as trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. अब जैसे जैसे ये ट्रेड बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, तो बहुत जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हुई, और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हुई तो लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जो आसपास थे, फैक्ट्री के आसपास ही रहना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा दूर ना आना जाना पड़े, तो वो फैक्ट्री के आसपास ही सेटल डाउन हो गए. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these was Calicut, जिसको हम कोलकाता कहते हैं. अब 2 साल बाद क्या हुआ, जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे उनको कंपनी ने ज़मींदारी राइट्स दे दिए 3 विलेज के ऊपर, कि मतलब तुम इन ज़मीन को यूज़ करके अपना कर सकते हो काम, ठीक है. पहला तो कोलकाता था, जिसको हम कोलकाता कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो परसुएडेड दैट द मुगल एम्परर औरंगज़ेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग. अब देखो, कोई भी काम करना होता था, अब उस टाइम पे था कौन? औरंगज़ेब. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, उस टाइम पे औरंगज़ेब था, ठीक है. तो औरंगज़ेब, अब जैसे कोई भी काम करना होता था तो उसके थ्रू एक परमिशन लेते थे, फरमान जिसको बोलते हैं, एक तरह की परमिशन ग्रांट करके देते थे, वो हम फरमान देते थे हमें, जिसके थ्रू ही सारे लॉज पास होते थे और रूल्स पास होते थे, ठीक है. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. औरंगजेब फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. अब औरंगजेब ने क्या किया, कंपनी के लिए ये एक फरमान पास किया, मतलब एक परमिशन पास कर दी कि कंपनी जो भी ट्रेड करेगी वो ड्यूटी फ्री करेगी, मतलब बिना टैक्सेस के. अगर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, ठीक है. बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी who were carrying on private trade on their side were expected to pay duty. अब लेकिन जो प्राइवेट उससे कर रहे थे, अब औरंगज़ेब ने तो कर दिया, लेकिन अब जो प्राइवेट साइड से कर रहे थे ट्रेड, उनको तो ये एक्सपेक्ट था कि अगर हम कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं ट्रेड, तो हमें तो मिलना चाहिए, क्योंकि टैक्सेस के थ्रू ही बहुत कुछ वो कमाते भी थे, ठीक है. This they refused to pay, causing an enormous loss for revenue for Bengal, जिसकी वजह से बंगाल के लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था. How could the नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान not protest? अब देखो, अभी हमने इतना ही करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कंटिन्यू करेंगे, क्लियर. और अगर